Okay, ma'am, you are live, ma'am. Please continue. Good morning, students. Good morning, everyone. We will continue from where we left. Just wait, class. I hope आप सबको स्क्रीन विजिबल होगी. क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा सबको. Sir, is it visible? The screen is visible. मोहित खन्ना सर, स्क्रीन विजिबल है? All right. Just wait. I confirm with the producer whether the screen is visible or not. चल मैडम. हाँ जी सर, स्क्रीन विजिबल है आपको? क्वेश्चन नंबर 1. हाँ जी मैडम, हाँ जी. ओके ओके क्लास. उसमें वो खिड़की का पर्दा पूरा लगा दो मैडम. पीछे से बहुत रिफ्लेक्शन आ रहा है. ये वाला नीचे. ओके इज इट बेटर सर? सर अब ठीक है? मोहित खन्ना सर अब ठीक है? ओके क्लास, वी कंटिन्यू. क्वेश्चन नंबर 1 पे थे हम. लास्ट क्लास पे मैं आपको सैलरी स्टार्ट कराया था. मैंने आपको बोला था कि सैलरी के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. बेसिक सैलरी होता है, डेयरनेस अलाउंस होता है, बोनस होता है, कमीशन होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, एजुकेशन अलाउंस होता है. बहुत सारी तरीके की अलाउंसेस होती हैं. देन बहुत तरीके की परक्विजिट्स होती हैं. परक्विजिट्स क्या होती है? हमारी फैसिलिटीज. जैसा कि आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था मैंने ये बात. एंड मैंने आपको ये बताया था कि इस तरीके से हम पेंशन, ग्रेचुटी, सब ये हमारी सैलरी का पार्ट होते हैं. इन सबको हम ऐड कर लेते हैं, जोड़कर हमारा ग्रॉस सैलरी निकल के आता है. उसमें से गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने हमारे को जो जो माइनस करने के लिए अलाउ कर रखा है, मतलब सारी वो डिडक्शंस उनको हम कहते हैं, जो जो माइनस करने के लिए अलाउ कर रखा है उन सबको हम माइनस कर देते हैं. और माइनस करने के बाद जो हमारा आता है उस अमाउंट को हम टैक्सेबल सैलरी कहते हैं. उस पर हम गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं, फिर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं. तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल क्वेश्चन कराया था. ये जो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपके एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में से किसी एक ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है. स्क्रीन पे देख सकते हो PQR लिमिटेड लिखा हुआ है. PQR लिमिटेड जो है बच्चे देखिए, PQR लिमिटेड से हमें पता चल रहा है कि
अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो लिखा हुआ होता गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्योंकि सिर्फ पीक्यूआर लिमिटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। आगे आपको बेसिक सैलरी दे रखी है 15,000 रुपए पर मंथ, और आगे फर्दर ये बता रखा है कि रेंट फ्री अकोमोडेशन दिल्ली में थी। ये वाला पॉइंट हम कर चुके हैं। टेलीफोन फैसिलिटी वाला पॉइंट या आगे के पॉइंट्स में हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चे, मैंने आपको पिछली क्लास में बेसिक सैलरी का पॉइंट करा दिया था कि 15,000 रुपए पर मंथ है, तो 12 महीनों से मल्टीप्लाई करके कितनी होगी, ये मैंने आपको पिछली क्लास में करा दिया था बच्चे, राइट। डेयरनेस अलाउंस 5,000 रुपए 5,600 पर मंथ मिल रही थी, तो 12 मंथ से मल्टीप्लाई करके 67,200 मिलेगी। ये चीज भी मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट है आपका एजुकेशन अलाउंस, ये वाला पॉइंट भी आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी कर लिया था। नेक्स्ट आते हैं हम रेंट फ्री अकोमोडेशन का। मैंने आपको जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो समझाया था। कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में करते हैं। क्या दे रखा है रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए बच्चे? दे रखा है कि रेंट फ्री अकोमोडेशन थी, कहाँ मिल रही थी? दिल्ली में मिल रही थी। फेयर रेंटल वैल्यू जिसकी 60,000 थी। मैंने आपको ये बताया, कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है उसके लिए रेंट पे किया गया है। कोई रेंट पे मालिक ने नहीं किया है। मैंने जिन स्टूडेंट्स ने सिर्फ आज ज्वाइन किया, लास्ट क्लास में नहीं थे, वेरी ब्रीफली आई एम टेलिंग देम, रेंट फ्री अकोमोडेशन मतलब फ्री में रहने के लिए मकान दे दिया आपके मालिक ने, उतने टाइम के लिए जितने टाइम आप नौकरी कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। जैसे ही रेंट फ्री अकोमोडेशन का क्वेश्चन आएगा, हम हमेशा चेक करेंगे कि जो एम्प्लॉयर है वो एक प्राइवेट एम्प्लॉयर है या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है। वेरी क्लियरली आफ्टर सीइंग दिस पीक्यूआर लिमिटेड हम कह सकते हैं कि ये कौन है बच्चे? प्राइवेट एम्प्लॉयर है। और हम हमेशा ये चेक करेंगे कि जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है वो दिल्ली में दी गई है, मुंबई में दी गई है, कौन सी सिटी में दी गई है, सिटी चेक करनी है हमें। और ये भी चेक करना है हमारे को कि ये जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है ये मालिक ने ओन कर रखी थी, खरीद रखी थी, कुछ मकान पहले से खरीद के रख रखे थे कि मैं अपने एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन दूंगा जब वो मेरे पास नौकरी करेगा उतने टाइम के लिए, या उसने पहले रेंट पे खरीदा, मालिक ने रेंट पे पहले खरीदा और उसके बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया रहने की जगह। तो ऐसे केस में रेंट फ्री अकोमोडेशन हमारे को अलग अलग केसेस में अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। जब हम यहाँ पे देखते हैं कि उसने रेंट कितना पे किया, मालिक ने कुछ नहीं लिखा, बस ये लिखा है कि आसपास के मकानों में फेयर रेंटल वैल्यू, अगर आसपास के मकान चढ़ते थे मतलब रेंट पर, तो उनको 60,000 रुपीज का रेंट मिलता था। तो इसका मतलब ओनरशिप किसकी है? मालिक की है। ऐसे केस में हम रेंट फ्री अकोमोडेशन बच्चे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन परक्विजिट वैल्यू। रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या एक फैसिलिटी है, उस फैसिलिटी को हम परक्विजिट कहते हैं। परक्विजिट की वैल्यू निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज का ये कहना है कि भाई ऐसा नहीं है कि तुम टैक्स उतने ही अमाउंट पे हमारे को पे कर दोगे जितना तुम्हारे को कैश, वरना तो तुम्हारा इनकम टैक्स कम बन जाएगा। गवर्नमेंट पागल नहीं बनना चाहती। तो इस केस में सी क्या कहता है कि हम कैलकुलेशन ऑफ आरएफए कर रहे हैं व्हेन द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट एम्प्लॉयर एंड अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। देने वाला प्राइवेट एम्प्लॉयर है, अकोमोडेशन ओन करता है एम्प्लॉयर, और अकोमोडेशन अनफर्निश्ड है। बच्चे अगर अकोमोडेशन में फर्नीचर लगा हुआ दिया है आपके मालिक ने, आपके एम्प्लॉयर ने, तो वो होता है फर्निश्ड। फर्नीचर में हमारा एसी, वॉशिंग मशीन, टेबल, चेयर, बेड सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। और अगर उसने ये सब चीजें नहीं लगी हुई दी तो वो हो जाता है अनफर्निश्ड। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि फर्नीचर लगा हुआ था जो अकोमोडेशन दी गई, तो हम मान के चलेंगे ये अनफर्निश्ड है। तो ऐसे केस में क्या होगी? परक्विजिट वैल्यू ऑफ आरएफए होगी 15% ऑफ सैलरी इन सिटीज हैविंग पॉपुलेशन एक्सीडिंग 25 लाख एज पर 2001 सेंसस। ये क्यों आया है? इसकी थ्योरी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि अगर पॉपुलेशन आपकी
25 लाख से ज्यादा होती है, ऐसी सिटी में आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया गया है। अब दिल्ली में दिया गया है हमारे क्वेश्चन में रेंट फ्री अकोमोडेशन, दिल्ली में सबको बाय डिफॉल्ट पता है कि पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है। ऐसे केस में परक्विजिट वैल्यू ऑफ आरएफए कितनी होगी? 15% ऑफ सैलरी। अब आप कहोगे मैम सैलरी का मतलब क्या है? तो मैं कहूंगी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सैलरी का मतलब जब हम आरएफए कैलकुलेट करते हैं तो सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी, उसमें क्या जोड़ देते हैं? डेयरनेस अलाउंस। कौन से वाला? जो रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट्स का पार्ट बनता है वो वाला, प्लस बोनस इंक्लूड करते हैं, प्लस कमीशन इंक्लूड करते हैं। कौन सा वाला कमीशन? वेदर रिसीव्ड एज फिक्स परसेंटेज अमाउंट और परसेंटेज ऑफ सेल। तो बच्चे अब हमारे को इसमें इंक्लूड करना है, तो हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे? हम कहेंगे कि हमारे आरएफए के अंदर हम बेसिक सैलरी इंक्लूड करेंगे 1,80,000 की, और क्या इंक्लूड करेंगे? 33,600 का डेयरनेस अलाउंस इंक्लूड करेंगे। अब आप कहोगे मैम डेयरनेस अलाउंस 33,600 का कैसे आया? तो देखिए बच्चे, हमने कहा कि रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए जो सैलरी का मतलब है उसका मतलब है बेसिक सैलरी, सबसे पहला पॉइंट, तो 1,80,000 को मैंने इंक्लूड कर दिया। सेकंड पॉइंट आपने कहा उसका मतलब है डेयरनेस अलाउंस, डेयरनेस अलाउंस बट कौन से वाला? जो रिटायरमेंट के बेनिफिट्स का पार्ट बनता हो, कितना पोर्शन आपका रिटायरमेंट के बेनिफिट्स का पार्ट बनता था? ध्यान से देखो क्वेश्चन में बच्चे, आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, डेयरनेस अलाउंस में से जितनी भी अमाउंट है, मतलब 5,600 रुपीज पर मंथ की जो अमाउंट है उसमें से आधा 50% जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट बनेगा। तो बच्चे यहां पर हम रेंट फ्री अकोमोडेशन में 33,600 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप ध्यान दीजिए स्क्रीन पर 67,200 डेयरनेस अलाउंस टोटल आया, तो इसका 50% कितना होगा? डिवाइडेड बाय 2 कर लो, 50% कितना होगा इसका, या इसका इंटू 50% निकाल लो, 33,600 होगा। तो 33,600 इसका डेयरनेस अलाउंस आ गया, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे बच्चे। और बच्चे कहता है कि अलाउंसेस का जो टैक्सेबल पोर्शन है जो इस कॉलम में आया हुआ है टैक्सेबल पोर्शन, वो भी हम ऐड करेंगे सैलरी में। तो एजुकेशन अलाउंस का टैक्सेबल पोर्शन क्या है? 4,800, तो ये भी हम ऐड करेंगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का टैक्सेबल पोर्शन कौन सा है? 21,600, वो भी हम ऐड करेंगे बच्चे। और बच्चे 1,80,000 बेसिक सैलरी ऐड करी है, साथ में डेयरनेस अलाउंस ऐड किया है, साथ में आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस 21,600 ऐड हुआ है, और 4,800 का एजुकेशन अलाउंस ऐड हुआ है। अब बाकी की चीजें जो इसने हमारे को ऐड करने के लिए कही थी कि, और क्या बोला था? बोनस, बोनस हमारे क्वेश्चन में नहीं है, कमीशन हमारे क्वेश्चन में नहीं है। और बच्चे मॉनेटरी पेमेंट्स विच डू नॉट हैव द नेचर ऑफ परक्विजिट्स, मतलब फैसिलिटी, वैसी भी कोई पेमेंट नहीं है, तो हमने बाकी चीजों को ऐड कर दिया, तो हमारा रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए सैलरी निकल के आई 2,40,000। परक्विजिट वैल्यू निकालनी है हमें आरएफए की, तो आरएफए की परक्विजिट वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 15% ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब 2,40,000, तो 15% ऑफ 2,40,000 कितना निकल के आया? 36,000। ये आपकी परक्विजिट वैल्यू है रेंट फ्री अकोमोडेशन की। ये देखिए वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट रेंट फ्री अकोमोडेशन 15% ऑफ 2,40,000, रेफर वर्किंग नोट्स नंबर 1, 36,000, यही हमने निकाला 36,000। तो ये हमारा टैक्सेबल पोर्शन हो गया, टैक्सेबल अमाउंट हो गई परक्विजिट की, कौन सा हो गया? 36,000। नेक्स्ट आता है बच्चे आपका टेलीफोन फैसिलिटी। जरा एक बार देख के बताइए क्वेश्चन में टेलीफोन फैसिलिटी का क्या गिवन है। कहता है कि कंपनी ने एक मोबाइल और एक फिक्स्ड लाइन टेलीफोन, दो चीजें दी हैं मिसेस जेड को। एम्प्लॉय जो है, जो कंपनी है, जो मालिक है, उसने दो चीजें दी हैं, एक तो मोबाइल फोन और एक फिक्स्ड लाइन टेलीफोन, जो हमारा लैंडलाइन होता है ना,
अमाउंटेड टू ₹25,000। बच्चे मैंने आपको बताया था फैसिलिटी के केस में ऐसा भी हो सकता है कि फैसिलिटी रीइंबर्समेंट के फॉर्म में दी जा रही हो कि मोबाइल फोन और फिक्स्ड लाइन फोन लगा हुआ है वहां पर एम्प्लॉय के घर पे, और एम्प्लॉय जो भी उसका खर्चा आता है एम्प्लॉय वो दे देता है अपने मालिक को कि तुम रीइंबर्स कर दो। जो खर्चा आया था मिसेस जेड जो एम्प्लॉय थी उन्होंने अपने जेब से निकालकर बिल भर दिया मोबाइल फोन का और फिक्स लाइन टेलीफोन का। बिल भरने के बाद जो बिल था उसको लेकर कहाँ पे चली गई मिसेस जेड, पीक्यूआर लिमिटेड अपनी कंपनी में। उनको कहा रीइंबर्स कर दो, जितना पैसा मैंने टेलीफोन बिल का भरा है, मोबाइल फोन बिल का भरा है, वो तुम मुझे दे दो, रीइंबर्स कर दो। कितना? 25,000 रीइंबर्स कर दो। और कंपनी ने शरीफों की तरह रीइंबर्स कर दिया क्योंकि कंपनी ने ये फैसिलिटी देनी थी मिसेस जेड को। तो अब हम कहते हैं कि ये जो फैसिलिटी है वो टेलीफोन फैसिलिटी है। टेलीफोन फैसिलिटी के बारे में एक रूल है बच्चे कि जब भी टेलीफोन फैसिलिटी दी जाएगी अपने एम्प्लॉय को तो वो हमेशा फ्री रहेगी, टैक्स से एग्जेम्प्ट रहेगी, टैक्स से। उस फैसिलिटी की जो अमाउंट होगी उस पर कोई टैक्स नहीं भरना होगा एम्प्लॉय को। तो मिसेस जेड जो नौकरी कर रही है उन्हें ये जो 25,000 रुपए का फायदा मिला है, टेलीफोन बिल का रीइंबर्समेंट मिला है, ये उनके लिए टैक्स फ्री है, एग्जेम्प्ट है, उनको इस पे कोई टैक्स नहीं भरना है। तो जो हमारा लास्ट कॉलम है 25 रुपए में टैक्स भरना है, सैलरी जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें हम इसमें निल लिखेंगे। देखिए बच्चे स्क्रीन पे देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है, टेलीफोन फैसिलिटी टैक्स फ्री, कोई टैक्स नहीं लगता है इस पे। और फाइनल कॉलम में क्या लिखा हुआ है, निल, जीरो। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चे गिफ्ट। गिफ्ट के बारे में क्या है, अब देखते हैं कि गिफ्ट के बारे में क्वेश्चन में गिवन क्या है। हम देखेंगे जहां पर मेरा कर्सर मूव हो रहा है वहां पे, ऑन द इवनिंग ऑफ सिल्वर जुबली ऑफ द कंपनी शी गॉट अ गिफ्ट वर्थ ₹12,000 फ्रॉम द कंपनी। मिसेस जेड जो थी, जो नौकरी कर रही थी, जब उनकी कंपनी में 25 साल पूरे करे तो कंपनी ने एक पार्टी थ्रो करी। उस पार्टी की इवनिंग में कंपनी ने मिसेस जेड को 12,000 रुपए का गिफ्ट दिया इस खुशी में कि कंपनी ने 25 साल पूरे कर लिए हैं। अब 12,000 का जो गिफ्ट है उस पे मिसेस जेड टैक्स भरे या नहीं भरे, मेरा क्वेश्चन ये है आप सबसे। तो आप कहोगे कि मैम इसका टैक्स ट्रीटमेंट ये है कि पूरे साल में, प्रीवियस ईयर में 5,000 रुपए तक का अगर गिफ्ट मिला है एम्प्लॉय को तो उसे कोई टैक्स नहीं भरना, और 5,000 रुपए से ज्यादा का कोई गिफ्ट मिला है तो 5,000 रुपए तक तो टैक्स नहीं भरना, बच्चे कुछ अमाउंट पे टैक्स भरना पड़ेगा। तो चलिए इसका टैक्स ट्रीटमेंट देखते हैं क्या होता है। देखिए गिफ्ट 12,000 रुपए का मिला, उसमें से एग्जेम्प्ट कितना हो गया, उसमें से 5,000 रुपए तक की वैल्यू पे कोई टैक्स नहीं लगा, बच्चा कुचा 7,000 की वैल्यू पे टैक्स लग गया। क्लियर? अब आते हैं वीडियो कैमरा वाले पॉइंट पे। वीडियो कैमरा के बारे में पढ़ते हैं कि क्या गिवन है आपके क्वेश्चन में। देखिए मिसेस जेड जो थी उनको अलाउ किया गया कि वो कंपनी का वीडियो कैमरा यूज कर लें, वीडियो कैमरा एंड लैपटॉप दोनों चीजें यूज कर लें जो कि कंपनी को बिलोंग करती हैं। द कंपनी हैड परचेज्ड दीज एसेट्स, कंपनी ने इस वीडियो कैमरा और लैपटॉप को खरीदा था। कितने कितने रुपए में? 75,000 में तो वीडियो कैमरा का और लैपटॉप का। चलो देखते हैं। DLG. वर्किंग नोट नंबर 6 पे आएंगे बच्चे, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए कहता है जब हमें अब कह रहा है कि परक्विजिट वैल्यू ऑफ लैपटॉप एंड वीडियो कैमरा। देखिए बच्चे फैसिलिटी है ना, मतलब जो ये वीडियो कैमरा है और लैपटॉप है ये फ्री में यूज करने के लिए अगर दे दिया एम्प्लॉय को कंपनी ने, तो ये कंपनी ने एक फैसिलिटी दी है। जैसा कि मैंने बताया फैसिलिटीज के केस में इनकम टैक्स अथॉरिटीज कहती हैं कि जब तुम टैक्स भरने पे आओगे जितना कैश में तुमने सैलरी ली उस पे तो भरोगे सैलरी को टैक्स। अब साथ साथ आप किस चीज पे टैक्स भरोगे, जो फैसिलिटीज मिली उन फैसिलिटीज को
पैसों के टर्म्स में तोल लो, उनकी वैल्यू निकाल लो, परक्विजिट वैल्यू, और उन परक्विजिट वैल्यू पर भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग लैपटॉप अगर फ्री में दिया है यूज करने के लिए हमारे मालिक ने, हमारे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को, तो लैपटॉप की परक्विजिट वैल्यू टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी होती है और वीडियो कैमरा की पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे क्या कैलकुलेशन होती है, देखते हैं। तो परक्विजिट वैल्यू कहता है जो मूवेबल एसेट्स होते हैं, मूवेबल मतलब जो चल पाते हैं एसेट्स, चल पाते हैं इन द सेंस हिलाए जा सकते हैं, जो एसेट्स हिलाए जा सकते हैं उन एसेट्स की अगर हमें परक्विजिट वैल्यू निकालनी है, बट इसमें हम मोटर कार को इंक्लूड नहीं करेंगे, कार को, ट्रक को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। कार और ट्रक भी चल सकते हैं, मूव हो सकते हैं, उनको हटा दीजिए। कार को हटाकर जितने भी मूवेबल एसेट्स हैं उन साथ, जैसे लैपटॉप आपका क्या है, मूवेबल एसेट है, हिलाकर एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हो। वीडियो कैमरा क्या है, मूवेबल एसेट है, एक जगह से हटा के दूसरी जगह रख सकते हो। तो कहते हैं जितने भी मूवेबल एसेट्स हैं उनकी परक्विजिट वैल्यू कैसे कैसे कैलकुलेट होती है। तो चलिए सबसे पहले बताता है कंप्यूटर और लैपटॉप का अगर केस आएगा, अगर आपके मालिक ने आपको फ्री में लैपटॉप कंप्यूटर यूज करने के लिए दिया गया है, तो आप कहोगे उसकी परक्विजिट वैल्यू क्या है, निल, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं भरना, उस फैसिलिटी की वैल्यू इनकम टैक्स अथॉरिटीज की नजरों में क्या है, जीरो। वो कहते हैं उसमें कोई टैक्स नहीं भरना उस वैल्यू पे, कितने का भी लैपटॉप खरीदा हो आपकी कंपनी ने और आपको फ्री में दिया हो यूज करने के लिए, बट उस लैपटॉप की और कंप्यूटर की परक्विजिट वैल्यू जीरो है इनकम टैक्स अथॉरिटीज की नजरों में। नेक्स्ट कहता है ऑल अदर एसेट्स अदर देन कंप्यूटर और लैपटॉप, कहता है कंप्यूटर और लैपटॉप को तो छोड़ दो, उनको छोड़ के जितने भी मूवेबल एसेट्स हैं, अब इसमें दो चीजों को छोड़ना है मूवेबल एसेट्स में, एक तो हमने कार को छोड़ दिया, दूसरा हमने कंप्यूटर और लैपटॉप को छोड़ दिया। इन दो चीजों को छोड़ के बचे कुचे जितने भी एसेट्स हैं उस केस में क्या आता है, कैसे निकाली जाती है परक्विजिट वैल्यू, कहता है कि 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट, जो भी आपका एसेट था वो जितने का खरीदा था उसकी 10% पर एनम की कॉस्ट निकाल लो। मान लीजिए अगर आपने कोई चीज 1 लाख की खरीदी थी तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 10,000, कहता है वो निकाल लो। कहता है वो अगर एसेट ओन कर रखा है एम्प्लॉयर ने, तो मान लीजिए कि आपका जो एम्प्लॉयर है जिसने आपको नौकरी पे रखा है उसने आपको वीडियो कैमरा यूज करने के लिए दिया है और वीडियो कैमरा 1 लाख का खरीदा था उसने, तो अगर उसने खरीद रखा है, वो ओन करता है उस कैमरा को आपका मालिक, तो ऐसे केस में परक्विजिट वैल्यू क्या होगी उस वीडियो कैमरा की, उस एक्चुअल कॉस्ट जो होगी उस एसेट की, वीडियो कैमरा की, वीडियो कैमरा क्या है, एसेट ही है, उस वीडियो कैमरा की जो एक्चुअल कॉस्ट होगी, मैं कह रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख है अगर, तो उसका 10% वैल्यू निकालेंगे, तो मतलब 1 लाख की 10% क्या होगी, 10,000, वो हमारी परक्विजिट वैल्यू होगी किस चीज की, आपके वीडियो कैमरा की। बट मान लीजिए यही वीडियो कैमरा रेंट पर लिया होता आपके मालिक ने और फिर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने के लिए दिया होता, तो इस टाइम पे आपकी परक्विजिट वैल्यू कितनी होती वीडियो कैमरा की, वो होती जितना आपने रेंट पे किया है, आपके एम्प्लॉयर ने जितना रेंट पे किया है वीडियो कैमरा के लिए, उतनी आपकी परक्विजिट वैल्यू हो जाती है। एम्प्लॉय की परक्विजिट वैल्यू क्या हो जाती है वीडियो कैमरा की, जितना उसके एम्प्लॉयर ने रेंट पे किया है। क्लियर क्लास? तो हमारे क्वेश्चन में जो लैपटॉप है उसकी परक्विजिट वैल्यू तो निल हो गई, जीरो हो गई, और जो परक्विजिट वैल्यू वीडियो कैमरा की है तो उसमें हम ये चेक करेंगे कि पहले ये बताओ कि वीडियो कैमरा ओन कर रहा था एम्प्लॉयर या उसने रेंट पे किया उस वीडियो कैमरा के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या दे रखा है आपके क्वेश्चन में, जल्दी से देखेंगे। कहता है शी वॉज अलाउड टू यूज वीडियो कैमरा एंड लैपटॉप बिलोंगिंग टू दी कंपनी, कंपनी हैड परचेज्ड, मालिक है कंपनी, ओनर है, हैड परचेज्ड दीज एसेट्स फॉर 75,000 का वीडियो कैमरा एंड 1,50,000 का लैपटॉप। लैपटॉप की वैल्यू तो जीरो आ गई परक्विजिट वैल्यू। वीडियो कैमरा की अगर ओन करता है तो पहला वाला केस लग जाएगा, 10% निकालेंगे वैल्यू का। अब वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चे इसके अंदर, वैल्यू दे रखी है 75,000, देखेंगे स्क्रीन पर, अब वैल्यू दे रखी है 75,000 वीडियो कैमरा की, तो उसका 10% निकालेंगे, कितना आ गया 7,500, वो परक्विजिट वैल्यू हो गई वीडियो कैमरा की। क्लियर बच्चे? तो जब ये वैल्यू हो गई तो अब हम फिर अपने क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए अब हमारे क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, जो हम एक मिनट
देखिए अब क्या हम अब तक क्या बनाया था, बेसिक सैलरी इतनी हो गई, डीएनएस अलाउंस इतना हो गया, एजुकेशन की 7,000 आई। अब वीडियो कैमरा की कितनी आ गई, 10% ऑफ 75,000, 7,500। अब निकालते हैं वैल्यू ऑफ कार। कार की फैसिलिटी, अब कार क्या है आपकी, मूवेबल एसेट। मूवेबल एसेट की पर्पस, अब फैसिलिटी दी गई है, क्या हुआ है, ये जो मालिक थी पीक्यूआर लिमिटेड, उन्होंने अपनी एम्प्लॉय मिसेस जेड को गाड़ी दे दी है फ्री में यूज करने के लिए, कहा ये लो गाड़ी फ्री में यूज कर लो हमारी कंपनी की गाड़ी। तो उस कंपनी ने जो गाड़ी दी है, उस गाड़ी की फैसिलिटी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे इनकम टैक्स अथॉरिटीज को टैक्स भरने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट होती है वो कह रहे हैं, वर्किंग नोट नंबर 2 देखो। देखो अब बच्चे जब भी गाड़ी दी जाएगी ना, तो ऐसे में आप हमेशा क्या देखोगे, आप ये चेक करोगे कि गाड़ी जो मालिक है एम्प्लॉयर, वो उसे ओन करता है या उसने रेंट पे ली है। मतलब जब मेरे को आपको कोई भी फैसिलिटी देनी है, मैं उस फैसिलिटी को ओन भी कर सकती हूँ, मैंने वो खरीदी भी हो सकती है चीज, और वो मैंने रेंट पर भी ले रखी हो सकती है। अब मेरे को ये चेक करना है कि ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी कंपनी ने खरीद रखी थी क्या और फिर फ्री में यूज करने के लिए दे दी मिसेस जेड को, अपनी एम्प्लॉय को, या कंपनी ने पहले रेंट पे ली इस गाड़ी को, क्योंकि आपको पता है गाड़ियां भी रेंट पे मिल जाती हैं, और उसके बाद कंपनी ने फ्री में यूज करने के लिए अपनी एम्प्लॉय मिसेस जेड को दे दी। कौन सा केस था, कंपनी ओन करती थी इस गाड़ी को या कंपनी ने हायर पे मतलब रेंट पर लिया इस गाड़ी को। एक तो ये चीज चेक करेंगे, दूसरी चीज क्या चेक करेंगे, कंपनी ने पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल पर्पस से दी है। कहने का मतलब कंपनी ने जो गाड़ी दी है, वो गाड़ी मिसेस जेड एम्प्लॉय थोड़ा सा ऑफिस पर्पस के लिए यूज करेंगी, थोड़ा सा अपने पर्सनल घूमने फिरने के लिए यूज करेंगी, या प्योरली ऑफिस पर्पस के लिए दी है, ये भी हमारे को जानना होगा। या प्योरली पर्सनल पर्पस के लिए दी है, या प्योरली ऑफिस पर्पस के लिए दी है, या थोड़ा ऑफिस का काम और थोड़ा पर्सनल काम दोनों मिला के करने हैं इस पर्पस से दी है। ये भी हमारे को क्वेश्चन में हमेशा चेक करना है कि पर्पस क्या रहा है उनका। ये भी क्वेश्चन में हमेशा चेक करना है कि ओन करते हैं या रेंट पे ली है गाड़ी एम्प्लॉयर ने। और क्या चेक करना है क्वेश्चन में, तीसरी चीज हमें ये चेक करनी है कि रनिंग एंड मेंटेनेंस, देखते जाइएगा स्क्रीन पे कर्सर का है, रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं आर मेट बाय द एम्प्लॉयर। क्या रनिंग एंड चार्जेस जो या मेंटेनेंस के लिए गाड़ी गई तो इतना पैसा लगा, वो रनिंग एंड मेंटेनेंस के जो चार्जेस हैं वो मालिक एम्प्लॉयर पे कर रहा है या वो मिसेस जेड जो एम्प्लॉई है वो पे कर रही है, ये भी हमारे को क्वेश्चन में चेक करना जरूरी है। और फर्दर क्या चेक करना जरूरी है कि गाड़ी जो है वो कितनी, उसका इंजन जो है गाड़ी का वो कितने क्यूबिक कैपेसिटी का है, क्या इंजन 1600 सीसी से कम का है या 1600 सीसी का है या 1600 सीसी से ज्यादा का है। ये और एक और चीज चेक करनी है, क्या चेक करनी है कि गाड़ी में ड्राइवर दिया है या नहीं, विद ड्राइवर दी है गाड़ी की विदाउट ड्राइवर दी है। रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे सारे लोग। जब भी आपके पास गाड़ी से रिलेटेड प्रपोजिट मिलेगी, आप चेक करेंगे कि जो मालिक था वो ओन करता था गाड़ी को या उसने रेंट पे ली थी गाड़ी। फिर आप चेक करेंगे कि जो मालिक था उसने गाड़ी यूज करने के लिए सिर्फ ऑफिस के पर्पस से दी है या सिर्फ पर्सनल पर्पस से दी है, या ऑफिस और पर्सनल पर्पस दोनों मिला के कर सके एम्प्लॉय इस पर्पस से दी है। और बच्चे आप क्या चेक करेंगे कि जो रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस हैं, गाड़ी जब भागती है रोड पे तो उसके लिए उसको पेट्रोल डीजल कुछ तो चाहिए होता है, सीएनजी, इन सब के चार्जेस, और गाड़ी जब मेंटेनेंस पे जाती है उसके चार्जेस कौन पे कर रहा है, क्या वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है या वो एम्प्लॉय पे कर रहा है, जिसको फ्री में गाड़ी मिली है वो यूज करते हुए पे कर रहा है ये सारे चार्जेस, या एम्प्लॉयर पे कर रहा है, ये भी जानना जरूरी होगा। और क्या जानना जरूरी होगा कि गाड़ी की जो इंजन है उसकी क्यूबिक कैपेसिटी कितनी है, 1600 सीसी की गाड़ी है या 1600 सीसी से नीचे की गाड़ी है या 1600 सीसी से ऊपर की गाड़ी है। और जब क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि हमें क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है मिसेस जेड को, पढ़े।
देखो अब ध्यान से बच्चे, ले लो अब छोटा। कहता है कि शी वॉज गिवन, शी मतलब मिसेस जेड वॉज गिवन अ शॉफर ड्रिवन कार, मतलब ड्राइवर वाली गाड़ी दी गई है उन्हें। 1.6 सीसी मतलब 1600 सीसी वाली गाड़ी दी गई है फॉर प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज, प्राइवेट यूज भी था और ऑफिशियल यूज भी था, दोनों मिलाकर यूज करने के लिए दी गई है। और क्या कहते हैं, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रनिंग एंड मेंटेनेंस इंक्लूडिंग ड्राइवर सैलरी वर पेड बाय द कंपनी, सारे खर्चे रनिंग मेंटेनेंस के और ड्राइवर की सैलरी सब कौन उठा रहा है, कंपनी उठा रही है। तो ऐसे केस में बच्चे हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो देखेंगे हम वर्किंग नोट्स में। कहता है वर्किंग नोट नंबर 2 में स्क्रीन पे देखेंगे सब कि जब हमारे को परक्विजिट वैल्यू ऑफ गाड़ी निकालनी है तो हमने जो जो चीजें चेक करनी है वो मैंने अभी आपको बताई, हमें क्या क्या चीजें चेक करनी है। अब चेक करने के बाद हमें कैसे कैलकुलेट करना है, कहता है कि अगर तो गाड़ी 1600 सीसी की है या 1600 सीसी से कम की है तो ऐसे केस में परक्विजिट वैल्यू गाड़ी की होती है 1800 रुपए पर मंथ। कौन से केस में, जब पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल होता है उस केस में अगर गाड़ी की इंजन की कैपेसिटी 1600 सीसी है या उससे कम की है तो परक्विजिट वैल्यू है 1800 रुपए पर मंथ। बट अगर गाड़ी के इंजन की कैपेसिटी 1600 सीसी से ज्यादा की है तो ऐसे केस में तो हमारी परक्विजिट वैल्यू होगी 2400 रुपए पर मंथ। अब जो ये क्वेश्चन था इसमें साफ लिखा हुआ है 1600 सीसी की गाड़ी है तो इसीलिए ये इस वाले केस में फॉलो होगी, तो इसकी परक्विजिट वैल्यू होगी 1800 रुपए पर मंथ। कार इन बोथ ऑफ द अबव केसेस, कहता है बिना ड्राइवर के दी गई गाड़ी अगर इस केस में तो 1800 रुपए पर मंथ होगा, 1600 सीसी की गाड़ी होगी तो। बट अगर विद ड्राइवर दी गई तो इसमें हम 900 रुपए ऐड कर देंगे। और अगर मान लीजिए गाड़ी 1600 सीसी से ऊपर की होती तो 2400 रुपए पर मंथ होता आपका परक्विजिट वैल्यू, और अगर साथ में ड्राइवर दिया जाता तो 900 रुपए पर मंथ वो भी ऐड कर देते हैं। तो बच्चे अब हमारे केस में 1600 सीसी की गाड़ी है तो 1800 रुपए पर मंथ बनता है परक्विजिट वैल्यू, और साथ में 900 रुपए और बनते हैं ड्राइवर के पर मंथ की परक्विजिट वैल्यू के, क्योंकि ड्राइवर फैसिलिटी भी दी गई है। तो हमारे क्वेश्चन में परक्विजिट वैल्यू उस गाड़ी की कितनी होगी, 1800 रुपए पर मंथ प्लस 900 पर मंथ, टोटल कितना हो गया 2700 रुपए पर मंथ। ठीक है बच्चे, अब ये 1 महीने की परक्विजिट वैल्यू आ गई गाड़ी की, बट हमारे को तो 12 महीने की निकालनी है क्योंकि हम प्रीवियस ईयर में जो भी सैलरी कमाते हैं उस पर टैक्स भरते हैं उसके अगले साल असेसमेंट ईयर में। तो पूरे 1 साल की हमारे को देखनी है, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक पूरे प्रीवियस ईयर में कितना कमाया वो देखना है। अब 2700 रुपए परक्विजिट वैल्यू हो गई गाड़ी की 1 महीने की, तो पूरे 12 महीने से मल्टीप्लाई किया तो कितनी हो गई 32,400। अब 32,400 पे टैक्स भरना पड़ेगा, तो चलिए इस कॉलम में 32,400 भी लिख देते हैं। बेसिक सैलरी लिखी थी, डीए लिखा था, एजुकेशन अलाउंस लिखा था, ट्रांसपोर्ट लिखा था, आरएफए लिखा था, टेलीफोन फैसिलिटी, गिफ्ट, वीडियो कैमरा। अब वैल्यू ऑफ कार भी कितनी लिख दी 32,400। किस चीज में कर रहे हैं हम, ये टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, सैलरी इनकम अभी मिसेस जेड की। एक्चुअली टोटल इनकम ही कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि सैलरी इनकम के अलावा भी कुछ कुछ दे रखा है। तो टोटल इनकम मिसेस जेड की कैलकुलेट कर रहे हैं, असेसमेंट ईयर 2000। ये पढ़ते हैं बच्चे, देखिए अब जहां पे मेरा कर्सर है वहां देखेंगे स्क्रीन पे, ड्यूरिंग द ईयर, 1 मिनट में थोड़ा जूम कर लेती हूँ, हाँ जी। During the year, she got reimbursement from the company rupees 20,000 rupees spent on the medical treatment of her husband at a private nursing home. Mrs. Z के husband बीमार हुए प्रीवियस ईयर में, उनकी हॉस्पिटलाइजेशन हुई, किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में हॉस्पिटलाइज करा मिसेस जेड ने अपने हस्बैंड को, वहां पे खर्चा आया 20,000 रुपए। मिसेस जेड ने क्या किया, 20,000 रुपए हॉस्पिटल में पे कर दिए, उसके बाद वो घर आ गई और फिर आने के बाद कंपनी के पास ले गई 20,000 के बिल को और कहा रीइंबर्स कर दो। कंपनी ने 20,000 रुपए को रीइंबर्स कर दिया। अब ये जो 20,000 रुपए है ये फैसिलिटी ही है हमारे लिए, मेडिकल फैसिलिटी है ये, तो ये मेडिकल फैसिलिटी है, ये मेडिकल परक्विजिट जो है इस पे इनकम टैक्स अथॉरिटीज टैक्स चार्ज करें कि नहीं करें
क्वेश्चन ये है। तो अब हम देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है मेडिकल फैसिलिटीज के केस में। तो फटाफट से हम पढ़ेंगे कि मेडिकल फैसिलिटीज जब आपके क्वेश्चन में गिवन होती हैं तो हम उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या करते हैं। देखेंगे सब स्क्रीन पे। कहता है मेडिकल फैसिलिटीज इंडिया में अगर दी जा रही हैं तो कहता है ये वाली फैसिलिटीज ऐसी हैं, कुछ फैसिलिटीज का नाम बता रहा है, अगर ये वाली दी गई हैं तो उन पर टैक्स एम्प्लॉय ने अपने हस्बैंड का या खुद का, जहां पे उसने ट्रीटमेंट कराया वो हॉस्पिटल जो था एम्प्लॉयर रन करता था, जिसकी मिसेस जेड जो है पीक्यूआर लिमिटेड में नौकरी करती है हमारे क्वेश्चन में। तो पीक्यूआर लिमिटेड अगर हॉस्पिटल रन करता है कोई, उस हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट कराती है मिसेस जेड अपने हस्बैंड का, तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा उस 20,000 के अमाउंट पे जो रीइंबर्स करी है एम्प्लॉयर ने। दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर actual expenditure incurred or reimbursed by employer on the treatment of employee or on his family members medical treatment in any hospital maintained by government, कहता है reimbursement अगर करा है खर्चे का, जो मेडिकल खर्चा हुआ है एम्प्लॉई का अपने ऊपर या अपने हस्बैंड पे या अपने बच्चों पे, तो जो भी उस पे रीइंबर्समेंट किया है मालिक ने, 20,000 रुपए रीइंबर्स किया ना हमारे क्वेश्चन में, तो अगर ऐसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया था एम्प्लॉई ने जो हॉस्पिटल गवर्नमेंट का था, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट इनकम टैक्स अथॉरिटी कोई टैक्स चार्ज नहीं करेगी उस 20,000 के अमाउंट पे, उस मेडिकल फैसिलिटी के अमाउंट पे, जो भी मेडिकल फैसिलिटी के अमाउंट हो। तीसरा कहता है कि कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर रखे हैं फॉर स्पेसिफाइड डिजीज, कुछ पर्टिकुलर डिजीजेस के लिए स्पेशलाइजेशन होती है कुछ हॉस्पिटल्स की, जैसे कि हमारा राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट जो है, जो वो कैंसर के पेशेंट्स को डील करता है हॉस्पिटल। ऐसे ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो स्पेशल हॉस्पिटल है, तो ये कुछ बीमारी है कैंसर ट्यूबरक्लोसिस जो कुछ कुछ स्पेसिफाइड डिजीज है, उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ हॉस्पिटल्स को अप्रूव कर रखा है। वो है तो नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, बट गवर्नमेंट ने उन्हें अप्रूव कर रखा है। ऐसे हॉस्पिटल्स जिनको गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है, लाइक राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर सेक्टर में, उसने आके रीइंबर्समेंट ले लिया अपने एम्प्लॉयर से कि अरे तुम मेरे को ये पैसा वापस दे दो, ये मैंने अपने घर के फैमिली मेंबर्स के मतलब मेडिकल खर्चों के लिए खर्चा था हॉस्पिटल में। तो जो इनकम टैक्स अथॉरिटी वो कहती है वो हम कोई टैक्स चार्ज नहीं करेंगे ऐसे पर्सन से जिसने ये 20,000 रुपए जो भी मेडिकल फैसिलिटी का अमाउंट लिया है। नेक्स्ट है, कहता है अगर आपके मालिक ने ग्रुप इंश्योरेंस आपका कराया है, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस आपका कराया है, मेडिकल का इंश्योरेंस कराया है ग्रुप वाला, तो भी जो जितने का भी उसने आपका मेडिकल इंश्योरेंस कराया है उस अमाउंट पर वो कहते हैं हम टैक्स नहीं लेंगे, इनकम टैक्स अथॉरिटी ऐसा कह रही है। और क्या कहती है इनकम टैक्स अथॉरिटी, कहती है कि अगर आपका मालिक कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है या रीइंबर्स कर रहा है, आपकी हेल्थ के लिए उसने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और उस हेल्थ इंश्योरेंस के लिए वो प्रीमियम पे कर रहा है। प्रीमियम कैसे पे करते हैं, जैसे कि मतलब मान लीजिए 1 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी ली, हेल्थ पॉलिसी एम्प्लॉय की, और उसका प्रीमियम निकल के आया कि प्रीमियम इनकम, वो जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसने कहा कि आपको हर साल 1,000 रुपए का प्रीमियम भरना पड़ेगा। फिर अगर आपका एम्प्लॉय किसी दिन बीमार पड़ जाता है तो जितने भी लाख उसके ट्रीटमेंट में लगेंगे हम दे देंगे, बट आपको हर साल प्रीमियम भरना पड़ेगा। और बाई चांस आपका जो एम्प्लॉय बीमार नहीं होता तो फिर हमारे पास जो पैसे आ गए आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर एम्प्लॉयर ने ऐसी कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और वो उसका हर साल प्रीमियम पे करता है, तो जितना वो प्रीमियम पे करता है या फिर एम्प्लॉय ने प्रीमियम पे किया, मिसेस जेड ने खुद ही अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, उन्होंने प्रीमियम पे किया और उन्होंने कंपनी से रीइंबर्समेंट मांग ली कि मैंने 1,000 रुपए पे करे हैं इस हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के, तुम मेरे को वापस दे दो।
करती। इन 5 केसेस में ए बी सी डी 4 केसेस और ये फर्स्ट पॉइंट में जो एक केस लिखा है, इन 5 केसेस में से कोई सा भी केस होगा तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज मेडिकल फैसिलिटी के केस में टैक्स चार्ज नहीं करेंगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट इन फैसिलिटीज को छोड़ के कोई केस होगा आपका तो उसमें इनकम टैक्स अथॉरिटीज टैक्स चार्ज करेंगी। अब हमारा जो केस था, जो हम क्वेश्चन कर रहे थे बच्चों, फटाफट से अपने क्वेश्चन पे आएंगे, ध्यान से देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है। हमारे क्वेश्चन में गिवन है बच्चे कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो हस्बैंड का कराया है प्राइवेट नर्सिंग होम में। जो 5 पॉइंट्स हमने करे हैं उनमें कहीं कवर नहीं हो रहा है, तो इसलिए फुल्ली टैक्सेबल होगी ये अमाउंट। और 20,000 रुपए मिला है रीइंबर्समेंट के तौर पे मेडिकल फैसिलिटी का, तो ये मिसेस जेड को पूरा 20,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं बच्चे क्या करा है इन्होंने। मेडिकल रीइंबर्समेंट पूरे 20,000 पे टैक्सेबल कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट बच्चे क्या पॉइंट दे रखा है, कहता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये जानने के लिए आपको प्रोविडेंट फंड होता क्या है ये जानना जरूरी है। तो बच्चे मैं इसके वर्किंग नोट पे आ रही हूँ, वर्किंग नोट नंबर 3 है। हाँ जी, अब बच्चे ध्यान से सुनेंगे क्या होता है कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है। अब मान लीजिए मैं कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी करती हूँ, मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में बोला गया कि तुम्हारी हर महीने जितनी सैलरी होती है उसका 10% कटवा लो प्रोविडेंट फंड का, और जो तुम कटवाओगे 10% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 21% भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। कहते हैं कि तुम एक अकाउंट है प्रोविडेंट फंड अकाउंट, मान के चलिए कि प्रोविडेंट फंड एक अकाउंट है और मेरे को बोला जा रहा है एम्प्लॉय को कि तुम अपनी सैलरी में से कुछ परसेंटेज कटवा लो और प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डलवा लो। मैंने कहा ऐसा मैं क्यों करूं, क्या बेनिफिट मिलेगा मुझे। तो मेरा एम्प्लॉयर बोलता है, जो मेरा मालिक है, कि अगर तुमने ऐसा किया तो जितना पैसा तुम अपना डालोगे प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, मान लो तुमने अपनी 50,000 सैलरी का 10% डाला, तो अगर तुमने 50,000 सैलरी का 10% डाला तो 5,000 हो गया। अगर तुमने 5,000 प्रोविडेंट फंड में डाला तो वो कहता है कि मैं भी 5,000 रुपए प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डाल दूंगा। मालिक कहता है कि 5,000 एम्प्लॉय डाल रहा है तो 5,000 मालिक भी डाल देगा, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय दोनों डाल देंगे। टोटल 10,000 हो गया एक साल में। एक साल में नहीं बच्चे, अगर मान लीजिए ये 1 महीने का है तो 12 महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे साल का है तो एज इट इज। अब जो अमाउंट हुई 10,000, मान लीजिए पूरे साल की 10,000 अमाउंट है, उसमें अब क्या करेगा जो मेरा एम्प्लॉयर है, वो ये पैसा जो प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डालेगा, ये पैसा ना वो फर्दर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देंगे। अगर ये प्रोविडेंट फंड अकाउंट गवर्नमेंट चला रही है और मेरे एम्प्लॉयर ने गवर्नमेंट के पास जाके अपने और मेरे 5-5 हजार रुपए जमा करा दिए, तो ये 10,000 को गवर्नमेंट म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में इन्वेस्ट कर देगी, और जो रिटर्न आएगा वहां से, शेयर्स में इंटरेस्ट आता है ना वो, सॉरी शेयर्स में रिटर्न आता है हमारा डिविडेंड वगैरह के फॉर्म में, और हमारे म्यूचुअल फंड्स वगैरह में भी हमारे को रिटर्न मिलता है। तो जो भी ये रिटर्न मिलेगा उसको इंटरेस्ट के फॉर्म में हमारे को जो भी प्रोविडेंट फंड अकाउंट मेंटेन कर रहा होगा वो दे देगा, और वो इंटरेस्ट भी हम अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा कर लेंगे। मान लीजिए 5,000 मैंने अपनी सैलरी से कटवाए थे, 5,000 मेरे मालिक ने ऐड करे थे, टोटल 10,000 हो गए। मान लीजिए उस पर इंटरेस्ट आया 1,000 रुपए पूरे साल में, तो 11,000 टोटल हो गए। फिर अगला साल आया, अगले साल भी मैंने 5,000 अपनी 10,000 था, नए साल का 10,000 हो गया, टोटल 21,000 हो गया। 21,000 को जो प्रोविडेंट फंड मेंटेन कर रहा था, चाहे आपका एम्प्लॉयर हो चाहे गवर्नमेंट हो, उसने क्या किया, शेयर्स में और बाकी जगहों पे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया 21,000 को। उस पे इंटरेस्ट आया पूरे साल में, जो भी इंटरेस्ट आया, जो भी रिटर्न्स आई डिविडेंड के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में रिटर्न्स आई, उतने पैसे को उसने आपके अकाउंट में ऐड कर दिया प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। मान लीजिए इस बार 2,000 इंटरेस्ट आया, तो 21,000 पहले ही पड़ा था, साथ में हमने 2,000 और जोड़ लिया, 23,000 हो गया। तो इस तरीके से बच्चे वो पैसा हमारे पास जुड़ता जाता है और रिटायरमेंट के टाइम पर बड़ी सी लाखों की, करोड़ों की अमाउंट बड़ी सी हो जाती है प्रोविडेंट फंड की, और वो हम एम्प्लॉय को दे देते हैं। ये सब हमने क्यों किया था एम्प्लॉय के साथ, ताकि एम्प्लॉय की कुछ सेविंग हो जाए, ताकि उसके बुढ़ापे में काम आ जाए। एम्प्लॉय को लालच दिया था
कि तू अपनी सैलरी में से कुछ पोर्शन कटवा ले हर महीने का, तेरे बुढ़ापे में काम आएगा, और जितना तू कटवाएगा उतना ही मालिक कहता है मैं भी डाल दूंगा, और फिर साथ में इंटरेस्ट भी आएगा इसमें, और फिर जब तेरी रिटायरमेंट होगी तो बड़ा सा अमाउंट होएगा वो तू ले लियो। ठीक है बच्चे, यहाँ तक का हमारे को समझ आ गया कि इसे हम प्रोविडेंट फंड कहते हैं। अब प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट कैसा होता है? अच्छा बच्चे, हम ये समझेंगे, एक तो प्रोविडेंट फंड बहुत तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जिसको परमिशन देती है, कौन कौन रिकॉग्नाइज करता है, कौन कौन परमिशन देता है चलाने की? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स भी परमिशन देता है, कमिश्नर ऑफ प्रोविडेंट फंड भी परमिशन देता है। और बच्चे एक होता है हमारा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, उसको प्रोविडेंट फंड का कमिश्नर तो परमिशन दे देता है चलाने का, बट क्योंकि ये अनरिकॉग्नाइज्ड है इसीलिए इनकम टैक्स का कमिश्नर कहता है मैं नहीं परमिशन दे रहा, ये मैं इसको अनरिकॉग्नाइज्ड मानूंगा। तो बेनिफिट किस में ज्यादा मिलते हैं? बेनिफिट हमेशा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ज्यादा मिलते हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट लिमिटेड 13 क्लासेस हैं कोर्स खत्म करने के लिए, तो हम सब कुछ डिटेल में तो नहीं पढ़ पाएंगे, बट हमारे क्वेश्चन में यूज हो गया है इस समय रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड का आर, प्रोविडेंट फंड में प्रोविडेंट का पी और फंड का एफ, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलेंगे आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आरपीएफ। तो चलिए देखते हैं आरपीएफ का क्या ट्रीटमेंट होता है। वर्किंग नोट नंबर 3 में देखेंगे और स्क्रीन पे अपना ध्यान लेके जाएंगे बच्चे, जहां पे कर्सर है वहां देखेंगे, कहते हैं टैक्स ट्रीटमेंट करो किसका? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का। ऐसे केस में कहता है कि जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया वो इट इज अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। बच्चे क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था कि प्रोविडेंट फंड में लालच दिया था एम्प्लॉयर ने, मालिक ने अपने एम्प्लॉय को कि तू अपनी सैलरी कटवा ले, मान ले 10% महीने की कटवा ले, या कुछ भी फिक्स कुछ कर दिया कि इतनी तू कटवा ले, उतना ही अमाउंट मैं भी प्रोविडेंट फंड में डाल दूंगा और उस पर इंटरेस्ट भी आएगा, तो देख देखो कितना पैसा मिलेगा। तो जो एम्प्लॉय था रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, उसने कहा मैं नहीं मान रहा अभी भी, तो मैं नहीं कटवाऊंगा। तो मालिक ने फिर लालच दिया। क्या लालच दिया? अब ये लालच इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने दिया, गवर्नमेंट ने दिया। क्या लालच दिया? कहते हैं जितना पैसा तू कटवाएगा ना अपना, यहाँ पे 5,000 रुपए अगर कटवा रहा है तू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में डलवाने के लिए 1 साल में, तो कहता है उतना पैसा हम तेरे को एज डिडक्शन अलाउ कर देंगे ग्रॉस टोटल इनकम में से। मतलब जिस अमाउंट पे तेरे को इनकम टैक्स भरना था ना इनकम टैक्स अथॉरिटीज को, उस अमाउंट में से मान लीजिए तेरे को इनकम टैक्स भरना था 10 लाख रुपए पे, तो 10 लाख में से हम वो जितना पैसा तूने इसमें डाला ना, एम्प्लॉय बड़ा खुश हुआ, कहता है मेरे को कुछ अमाउंट ऐसी हो जाएगी मेरी सैलरी की जिसपे मुझे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। बच्चे सबकी कोशिश ये रहती है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कि हम अपने लॉज को फॉलो करते हुए अगर इनकम टैक्स बचा लें तो बचा लें। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए कमाया और अगर आपने 30,000 रुपए उसमें से टैक्स भर दिया, तो आपके जेब में तो 70,000 रुपए ही बचे। आप चाहते हो ना आपकी जेब में ज्यादा पैसे बचे, तो इसलिए आप क्या चाहोगे कि टैक्स कम से कम भरना पड़े। टैक्स कम भरना चाहते हो और विद इन लॉ एक्ट करना चाहते हो, तो प्रोविडेंट फंड की ये एक सुविधा दी गई थी कि तुम अगर प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करोगे तो एक तरफ तो तुम्हारा बुढ़ापा सिक्योर हो जाएगा एम्प्लॉय का, दूसरी तरफ क्या होगा बच्चे, दूसरी तरफ एम्प्लॉय को जितना पैसा वो कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन मतलब एम्प्लॉय ने कितना पैसा डाला आरपीएफ में 1 साल में, उतना पैसा वो अपनी इनकम में से, जितनी इनकम पे उसको टैक्स देना था, मान लीजिए 10 लाख रुपए पे टैक्स देना था उसे इनकम टैक्स अथॉरिटीज को, वो उस 10 लाख में से जितना पैसा उसने रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में डाला है 1 साल में, वो माइनस कर दे। 5,000 मान लो डाला था, तो 5,000 10 लाख में से माइनस कर दे, बच्चे कुचे पे उसे टैक्स भरना पड़ेगा इनकम टैक्स अथॉरिटीज को। तो ये तो बड़ा फायदा हो गया। तो ये 80C की डिडक्शन दी जाती है ग्रॉस टोटल इनकम में से अगर एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया होता है टुवर्ड्स आरपीएफ। नेक्स्ट होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। मैंने आपको बताया था कि जो मालिक है एम्प्लॉयर कहता है कि जितना तू कंट्रीब्यूट करेगा उतना ही मैं भी कंट्रीब्यूट कर दूंगा। मान लो कि तुमने 10% ऑफ सैलरी कंट्रीब्यूट किया तो मैं भी 10% ऑफ सैलरी कंट्रीब्यूट कर दूंगा। मान लीजिए हमने 10% ऑफ सैलरी निकाला और उसका निकल के आया हमारा 5,000, तो 5,000 एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया और 5,000 ही एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया। तो अब जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 5,000, बच्चे वो आप लोगों की सैलरी ही तो है एक तरीके
एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है प्रोविडेंट फंड में, उसमें टैक्स नहीं दोगे, ऐसा तुम्हें करने नहीं देंगे, तुम्हें उस पर टैक्स देना पड़ेगा। बट कितना टैक्स देना पड़ेगा और कितना एग्जेम्प्ट, कहते हैं थोड़ा बहुत एग्जेम्पशन भी देंगे तुम्हारे को, तुम्हारे मालिक ने, तुम्हारे एम्प्लॉयर ने तुम्हें कुछ कंट्रीब्यूट किया है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, तो ठीक है, हम ऐसे केस में थोड़ा सा तुम्हारे को एग्जेम्पशन देंगे बट कुछ अमाउंट पे टैक्स भी चार्ज करेंगे। तो क्या बोला, क्या इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने बोला कि जो भी पैसा तुम्हारे एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, जैसे मेरे एग्जांपल में मैं कह रही थी 5,000 कंट्रीब्यूट किया, तो कहते हैं वो तुम्हारी इनकम है एम्प्लॉय की अंडर द हेड सैलरी, कहते हैं बट हम कुछ एग्जेम्पशन देंगे और कुछ टैक्स चार्ज करेंगे। कितना एग्जेम्पशन देंगे, कहते हैं जितना मालिक ने कंट्रीब्यूट किया, सेकंड पॉइंट में लिखा है जितना मालिक ने कंट्रीब्यूट किया वो लिख लो, चलो 5,000 मेरे एग्जांपल में 5,000 मालिक ने कंट्रीब्यूट किया तो वो लिख लिया, कहते हैं और फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं 12% सैलरी का निकाल लो, सैलरी तुम्हारी जितनी गिवन है उसका 12% निकाल लो। अब दोनों में से कहते हैं जो भी छोटी अमाउंट होगी, जितना आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, मेरे एग्जांपल में 5,000 जो एम्प्लॉयर ने एक साल में डाला रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में और 12% ऑफ सैलरी हमने निकाला, वो जितना निकल के आया, दोनों में से जो छोटी अमाउंट होगी कहते हैं वो तो एग्जेम्प्ट है, उस पर तो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा इनकम टैक्स अथॉरिटीज को। जो बच्ची कुछ ही अमाउंट होगी उस पर तुम्हारे को टैक्स भरना पड़ेगा इनकम टैक्स अथॉरिटीज को। तो बच्चे ये मैंने आपको एग्जाम्पल लेके समझाया कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर 12% ऑफ सैलरी वर्ड यूज हुआ है, तो सैलरी का मतलब क्या है, यहाँ पे सैलरी में हम क्या क्या जोड़ेंगे, सैलरी में हम जोड़ेंगे बेसिक सैलरी और क्या जोड़ेंगे, डीए, डेयरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, कौन से वाला, जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट है वो वाला, प्लस क्या जोड़ेंगे, कमीशन, कौन से वाला, जो परसेंटेज ऑफ सेल्स वाला। अब बच्चे हमारे क्वेश्चन में देखेंगे हम कि क्या क्या गिवन है, जल्दी से और ध्यान से देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। कहता ये देखिए, हाँ जी, ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे जहां पे कर्सर है, लास्ट पॉइंट, कंट्रीब्यूटेड ₹2500 पर मंथ टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। कह रहे हैं मिसेस जेड एम्प्लॉयड है पीक्यूआर लिमिटेड में, मंथली सैलरी इतनी है और उनको ये सारी फैसिलिटीज दी गई हैं। अब क्या बोल रहे हैं, शी मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। शी मतलब कौन, मिसेस जेड। मिसेस जेड ने क्या कंट्रीब्यूट किया है, मिसेस जेड ने 2500 रुपए हर महीने कटवाए हैं, कंट्रीब्यूट किया है किसमें, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। और क्या बोलता है आगे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूटिंग एन इक्वल सम, एम्प्लॉयर ने भी 2500 रुपए हर महीने रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जमा करे हैं। तो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 2500 रुपए पर मंथ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 2500 रुपए पर मंथ। तो इसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसा होगा, तो आप कहोगे कि मैम वर्किंग नोट पे आते हैं सबसे पहले, और वर्किंग नोट पर आने के बाद वर्किंग नोट नंबर 3 पे आ गए, फिर आप कहोगे मैम एम्प्लॉई ने जो कंट्रीब्यूट किया उसकी तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी 80C में, माइनस कर देंगे जो भी उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम आएगी उसमें से हम माइनस कर देंगे उस अमाउंट को जितनी उसने कंट्रीब्यूट किया, मतलब 2500 रुपए पर मंथ हम माइनस कर देंगे 80C की डिडक्शन के फॉर्म में। और जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 2500 रुपए पर मंथ, आप कहोगे कि यहाँ पे उसका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन डन बाय एम्प्लॉयर लिख देंगे 2500 रुपए पर मंथ इंटू 12 महीने, और ये 12% ऑफ सैलरी निकाल लेंगे। सैलरी 1600 आ रहा था शायद, और कमीशन हमारा गिवन नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे क्वेश्चन में आ जाते हैं, हमारे क्वेश्चन में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कहते हैं एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कहते हैं उसमें से कितना एग्जेम्प्ट है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में, कहते हैं एग्जेम्प्ट है टू द लोअर ऑफ, पहला पॉइंट 12% ऑफ सैलरी, सैलरी 2,13,600। आप कहोगे मैम कैसे निकल के आई है 2,13,600, तो 2,13,600 ऐसे निकल के आई है कि 1,80,000 बेसिक सैलरी थी, 33,600 डेयरनेस अलाउंस रिटायरमेंट वाला, दोनों को जोड़ दिया तो मिलके आया 2,13,600, वो हमारी सैलरी आ गई। इस सैलरी का हम 12% निकालेंगे तो वो आ गया 25,632। और सेकंड पॉइंट में 2500 रुपए महीना को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो था ना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया
देखो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन डन बाय एम्प्लॉयर 2500 रुपए पर मंथ इंटू 12 महीने कितना निकल के आया 30,000 रुपए। तो इन दोनों में से जो छोटा पॉइंट होगा बच्चे वो हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो दोनों में से छोटा अमाउंट 25,632 में से और 30,000 में से छोटा अमाउंट कौन सा है 25,632। तो ये हमारा एग्जेम्प्ट हो गया। एक्चुअली में एम्प्लॉयर ने कितना दिया था, एक्चुअली में एम्प्लॉयर ने दिया था 2500 रुपए हर महीने 12 महीने तक। तो एक्चुअली में एम्प्लॉयर ने 30,000 रुपए दिए थे आरपीएफ में, बट उसमें से एग्जेम्प्ट कितना हो गया 25,632। बचा हुआ कितना टैक्सेबल हो जाएगा 30,000 में से 25,632 माइनस कर देंगे तो 4,368 रुपए हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखते हैं बच्चे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल कितना है। ध्यान दें हम कैलकुलेशंस में देखो लिखा हुआ है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। ये जो आपने जहाँ पे बेसिक सैलरी डेयरनेस अलाउंस ये सब जितना टैक्सेबल पोर्शंस लिखे थे तो उसी में लिखा हुआ है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कुछ 4,368 हमारा टैक्सेबल हो गया। क्लियर बच्चे यहाँ तक का। अच्छा अब आप कहोगे मैम बट एम्प्लॉय को भी तो डिडक्शन दो, ये एम्प्लॉय पूरी उसकी इनकम निकाल लोगे उसमें से वो तो माइनस करो जो एम्प्लॉय ने डाला था इस अकाउंट में। तो बच्चे देखेंगे वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3 में इसने कहा कि ये तो हमने निकाल लिया बट हमारे एम्प्लॉय को भी तो डिडक्शन दे दो, एम्प्लॉय को एटीसी की डिडक्शन दे दो जो उसने ग्रॉस टोटल इनकम आए उस पे। तो चलिए एम्प्लॉय की ग्रॉस टोटल इनकम लास्टली निकल के जब अभी आप सारी कैलकुलेशन कर लोगे तो उसके बाद एम्प्लॉय की जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो क्या निकल कर आई। देखो आपने देखिए बच्चे बेसिक सैलरी 1,80,000, डेयरनेस अलाउंस 67,200, एजुकेशन अलाउंस 4,800, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 21,600, रेंट फ्री अकोमोडेशन की टैक्सेबल वैल्यू 36,000, टेलीफोन फैसिलिटी की टैक्सेबल वैल्यू 0, गिफ्ट की 7,000, वीडियो कैमरा की 7,500, वैल्यू ऑफ कार 32,400, मेडिकल रीइंबर्समेंट 20,000 और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 4,368। इन सब को आप ऐड कर दोगे जोड़ दोगे तो आपकी टोटल ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। पूरी आपकी इनकम कितनी हो जाएगी 3,80,868। अब आपकी ग्रॉस टोटल इनकम तो इतनी हो गई। अब इसमें से हम इस पे हम टैक्स नहीं भरेंगे अभी इनकम टैक्स अथॉरिटीज को कि इतनी इनकम आ गई इस पे टैक्स कर दो, नहीं। अब उस इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने हमें जो जो माइनस करना अलाउ कर रखा है पहले वो माइनस करेंगे। अब बच्चे जो आपकी इनकम टैक्स अथॉरिटीज है ना उन्होंने ये बात बोल रखी है कि कोई भी सैलरी का क्वेश्चन अगर आपके पास होगा या जब भी आप सैलरी निकालोगे तो उस सैलरी में से आप सीधे सीधे 50 गवर्नमेंट है इनकम टैक्स अथॉरिटीज है उन्होंने ये सोचा कि जब भी आप नौकरी करते हो ना कहीं पे भी नौकरी करके सैलरी कमाते हो तो आपका मालिक क्या होता है छोटी छोटी चीजों में आपके खर्चे करा देता है। कभी पेन खरीदने में, कभी रजिस्टर खरीदने में, कभी किसी चीज में। हर नौकरी में आपको पेन रजिस्टर छोटी छोटी चीजें चाहिए होती है जिसपे आप खर्चा कर देते हो। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज कहती हैं कि पूरे साल में लगभग 50,000 तो आपका एम्प्लॉयर छोटी छोटी चीजों में आपकी एम्प्लॉय का खर्च करवा ही देता है। तो मान लीजिए मिसेस जेड जो एम्प्लॉय है उन्हें 3,80,868 की मिल गई टोटल इनकम पूरे साल में, बट इनकम टैक्स अथॉरिटी कहता है कि तुम भी तो एम्प्लॉई हो और हर एम्प्लॉई के लिए वो कहता है इनकम टैक्स अथॉरिटी कि पूरे साल में तुम्हारा जो मालिक है ना वो करीब करीब 50,000 रुपए तुम्हारे खर्च करा ही देता है छोटे मोटे पेन खरीदने में, रजिस्टर खरीदने में और कोई छोटे मोटे खर्चों में। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है कि हम इतने गंदे नहीं है कि हम तुमने 50,000 के करीब खर्चा भी किया होगा अपनी जॉब करने में, हम वो भी तुम्हारा माइनस ना करें और डायरेक्टली 3,80,868 पे तुमसे टैक्स ले लें, हम इतने बुरे नहीं है, ऐसा इनकम टैक्स अथॉरिटी बोलती है। वो कहती है कि चलो हम मान लेते हैं कि तुम्हारे लगभग हर आदमी के 50,000 रुपए महीना 50,000 रुपए पूरे साल में, नॉट मंथ पर मंथ बट पूरे ईयर में 50,000 रुपए का खर्चा हो जाता होगा। और क्योंकि पूरे साल में 50,000 का खर्चा हो जाता होगा, अगेन आई एम रिपीटिंग ये ईयरली लिमिट है पूरे साल में 50,000 की, कि आपकी इतना खर्चा हो जाता होगा तो आपको 50,000 माइनस करना अलाउड है। जस्ट अ मिनट क्लास वेट, सो सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। ओके अब 50,000 आपको जो
माइनस करना अलाउड है, आपने उसको माइनस कर दिया। बट बात जो बच्चे आपको बहुत ध्यान रखनी है वो ये कि जरूरी नहीं है हमेशा 50,000 माइनस हो। ग्रॉस टोटल सैलरी जो आपकी निकल के आएगी, उस सैलरी को आप 50,000 से कंपेयर करोगे। दोनों में जो छोटी अमाउंट होगी ग्रॉस सैलरी और 50,000 में जो छोटी अमाउंट होगी वो माइनस करेंगे आज स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब ग्रॉस सैलरी इसकी निकल के आ रही थी 3,80,868 और स्टैंडर्ड डिडक्शन वालों ने 50,000 एक लिमिट दे रखी थी, तो 50,000 को हमने 3,80,868 से कंपेयर किया। दोनों में जो छोटी अमाउंट थी वो थी 50,000, इसलिए हमने यहाँ पे 50,000 माइनस कर दिया। तो आपको दो चीजें याद रखनी है स्टैंडर्ड डिडक्शन में, 50,000 और ग्रॉस सैलरी, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। जो अमाउंट छोटी होगी उसको हम हमेशा माइनस करेंगे ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट होने के बाद। तो ये अमाउंट माइनस कर दी 50,000 की, कितना आ गया 3,30,868। इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है और इस पे टैक्स भर दो। तो हमने कहा अभी भी नहीं भरेंगे हम टैक्स, अभी जो जो डिडक्शंस तुम लोग देते हो हम लोगों को वो हमें माइनस करना अलाउड करो। डिडक्शन का मतलब होता है, डिडक्शन का मतलब होता है माइनस। तो वो इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है कि इस पे टैक्स मत भरो, इनमें से हम कुछ कुछ चीजें तुम्हें बता रहे हैं, वो चीजें तुम माइनस कर सकते हो। वो चीजों पे अगर तुमने पैसा लगा रखा है तो ये तुम्हें डिडक्शंस मिल सकते हैं, वो सब माइनस कर दो। जो बच्चा कुछ अमाउंट आएगा उस पे टैक्स भरना। हमने कहा थैंक यू इनकम टैक्स अथॉरिटी को, क्योंकि उसने हमारे को डिडक्शंस दे रखी हैं। क्या क्या डिडक्शंस दे रखी हैं, तो बहुत सारी दे रखी हैं, वो हम डिडक्शंस चैप्टर में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए हमारे क्वेश्चन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान से देखेंगे। कहता है शी मेड, मिसेस जेड मेड फॉलोइंग पेमेंट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो उन्होंने मिसेस जेड ने 2,500 रुपए रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में डाला था, और हमें पता है एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80C में। स्क्रीन पे देखेंगे सब, उसमें से डिडक्शन माइनस करना अलाउ होगा कि एम्प्लॉय ने जितना कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स आरपीएफ, कितना, इसी का तो लालच देके हमारे से करवाया था मिसेस जेड से कंट्रीब्यूशन। 2,500 रुपए पर मंथ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया 12 महीने तक, तो 2,500 इंटू 12 30,000 उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो ये 30,000 को हम इसमें से 3,30,868 में से माइनस करना अलाउ करेंगे। और क्या माइनस करना अलाउ करेंगे बच्चे, कहते हैं फर्दर कि ये जो मिसेस जेड थी इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक मिनट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था 12,000 रुपए का अगेंस्ट अ पॉलिसी टेकन ऑन द लाइफ ऑफ हर हस्बैंड एंड हर मैरिड डॉटर। मिसेस जेड की बेटी की शादी हो चुकी है, उन्होंने अपनी जो उनकी शादीशुदा बेटी है उसके नाम पर एक लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली थी कि अगर वो बच्ची मर गई तो लाइफ इंश्योरेंस वाले कितना अमाउंट देंगे। और साथ में उन्होंने उनके जो हस्बैंड है ना उनके नाम पर भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी कि अगर उनके हस्बैंड मर जाते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस वाले एक पर्टिकुलर अमाउंट, जितने की भी, मान लीजिए इन्होंने 50 लाख की अपनी मैरिड डॉटर के नाम पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी और हस्बैंड के नाम पर 30 लाख की ली थी। फिर से रिपीट कर रही हूँ, मान लीजिए कि मैरिड डॉटर के नाम पर 50 लाख की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी कि अगर मैरिड डॉटर मर जाए तो 50 लाख रुपए इनको मिलेंगे मिसेस जेड को, और हस्बैंड के नाम पे मान लीजिए 30 लाख की पॉलिसी ली थी कि अगर हस्बैंड मर गया तो 30 लाख लाइफ इंश्योरेंस वाले देंगे मिसेस जेड को। अब ये पॉलिसी इन्होंने ली तो लाइफ इंश्योरेंस वाले ऑब्वियसली प्रीमियम लेंगे, जस्ट लाइक एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी। वो कहेंगे कि ठीक है, बट अगर नहीं मरते तो हमारे पास हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे अगर ये नहीं मरते दोनों, और अगर मर जाते हैं तो तुम्हें ये पैसे दे देंगे, बट उसके बदले तुम्हारे को पूरी जिंदगी हमारे को इंश्योरेंस प्रीमियम देना। टोटल प्रीमियम 12,000 बनेगा हर साल का। मिसेस जेड से कहा तुम दोगी, मिसेस जेड ने कहा मैं दूंगी। अब मिसेस जेड ने जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 12,000, इस 12,000 पे ये इनकी सैलरी इनको जो मिली थी उसी में से उन्होंने अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में जो भी इनको सैलरी मिली थी टोटल अपने एम्प्लॉयर से उसमें से ही उन्होंने पैसे निकाल के लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के पे कर दिए 12,000 रुपए एक साल में। बट अब इस 12,000 पे इनको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, सैलरी में से इनकी ये अमाउंट माइनस कर दो, इससे इनको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। क्यों नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स अथॉरिटीज चाहती हैं कि हम लोग मतलब लाइफ इंश्योरेंस कराएं
और इस चीज को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है कि अगर तुमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, लाइफ इंश्योरेंस में पैसा लगाया है, तो जितना तुमने प्रीमियम पे किया है वो तुम माइनस कर दो ग्रॉस सैलरी में से, उतने पे तुम्हारे को नहीं देना पड़ेगा टैक्स। इनकम टैक्स अथॉरिटीज कहती हैं कि हम बढ़ावा देना चाहते हैं इस बात को कि तुम लाइफ इंश्योरेंस में पैसा लगाओ अपना। तो अगर तुमने प्रीमियम भरा है लाइफ इंश्योरेंस का, तो ऐसे केस में जितना तुमने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भर दिया है एक साल में, उतने अमाउंट का हम तुम्हें डिडक्शन दे देंगे उस अमाउंट पे जितना तुमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है, उस पे तुम्हारे को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बट क्या इसमें कोई लिमिट है कि इससे ज्यादा प्रीमियम, इससे ज्यादा डिडक्शन नहीं देंगे? मान लो 1,50,000 से ज्यादा डिडक्शन नहीं देंगे, कितने डिडक्शन नहीं देंगे? तो हाँ बच्चे, इसमें एक लिमिट है। वो लिमिट कितनी है वो जो हम डिडक्शन पे आएंगे तब पढ़ेंगे, बट इतना अभी के लिए बता रही हूँ कि 12,000 उस लिमिट के अंदर आता है। मान लीजिए लिमिट 1,50,000 हो, तो उस लिमिट के अंदर अंदर आता है। तो अभी लिमिट कितनी है ये आपको नहीं बता रही हूँ, वो आपको डिडक्शंस में बताऊंगी। अभी के लिए आपको इतना बता रही हूँ कि 12,000 उस लिमिट के अंदर आता है। तो ये 12 जो मिसेस जेड ने कंट्रीब्यूट करे थे आरपीएफ में वो माइनस कर दिए। तो कुल मिला के 30,000 को 12,000 को जोड़ दो, ऐड कर दो, तो 42,000 हमने माइनस कर दिए बच्चे। और बच्चे एक और चीज माइनस करनी अलाउ करी, क्या मिसेस जेड ने क्या किया था? प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड टू हेल्प सुनामी। बच्चे सुनामी आई होगी, सुनामी के टाइम पर मिसेस जेड ने क्या किया? प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड होता है ना, आपको पता है, प्राइम मिनिस्टर जैसे पेंडेमिक के टाइम पे भी आपने देखा कि लोगों ने पेंडेमिक के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर को के जो फंड थे उनके अंदर पैसे कंट्रीब्यूट करे थे। तो ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड जो था सुनामी विक्टिम्स के लिए, उसमें हेल्प करने के लिए मिसेस जेड ने 15,000 रुपए डाले। अब गवर्नमेंट इस चीज को बढ़ावा देना चाहती है ना कि आप लोगों की मदद करो, जहाँ पे सुनामी आई है, सुनामी से लोग मर रहे हैं, तो ऐसे आप लोगों की मदद करो। तो जो लोग अपनी सैलरी में से निकाल के कुछ भी अमाउंट प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में डालते हैं सुनामी विक्टिम्स के लिए, उनके लिए जो अमाउंट उन्होंने डाली है उसमें भी कुछ लिमिट्स होती हैं हमारी, वो मैं आपको बताऊंगी। बट यहाँ पर 15,000 रुपए जो होता है हमारा, जो है वो फुल्ली यहाँ पे हमारा डिडक्शन के फॉर्म में अलाउड होगा। तो चलिए यहाँ पे हमारी टोटल सैलरी में से हमने ये 15,000 भी माइनस कर दिए, बढ़ावा देने के लिए इन लोगों को कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम करो, नेशनल रिलीफ फंड में पैसा डालो, तो इसलिए इनको डिडक्शन अलाउ करिए कि इतने अमाउंट पे टैक्स नहीं चार्ज करेंगे। तो 30,000, 12,000 और ये 15,000, इन तीनों अमाउंट को मिला के टोटल बना हमारा 57,000। इस पे टैक्स, इसकी डिडक्शन मिल गई, इतने अमाउंट पे टैक्स नहीं चार्ज करेंगे। 3,30,868 हमारी टोटल इनकम आई थी, उसमें से हमने 57,000 माइनस कर दिए, बच्चा कुचा हमारी टैक्सेबल इनकम आ गई 2 लाख 3,868 पे टैक्स चार्ज किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इस टैक्स इस पे चार्ज किया जाएगा, तो टैक्स निकालने का तरीका क्या होगा ये भी बता दो। तो अब जो टैक्स निकालने का बच्चे तरीका होगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। अब इतना आ गया कि हमारे को 2,73,868 को हम टैक्सेबल इनकम कहेंगे, इस अमाउंट पे टैक्स कैलकुलेट करना है। टैक्स उसका जीरो निकल कर आया है, बट कैसे निकल कर आया है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स आपको नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ आपको। और दिस इज ऑल फॉर टुडे। मैंने आपसे सैलरी डिस्कस करी है। अब बच्चे आप लोग ये नहीं सोच सकते हो कि अब जितना मैम ने पढ़ा दिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही काफी है। आपको 13 क्लासेस में हमारे को टैक्स खत्म कराना है। जब हम रेगुलर में पढ़ाते हैं तो बच्चे हम एक एक महीना लगाते हैं, 1 मंथ लगाते हैं ये चैप्टर सैलरी का कराने में। अब वही चैप्टर जो हम 1 मंथ में कराते हैं अगर हम 2 क्लासेस में कराएंगे तो जाहिर सी बात है आपके सारे टॉपिक्स कवर नहीं हो सकते। तो हम यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम में आता क्वेश्चन किस टाइप का आपको आइडिया दिया है, बट अभी आपका ग्रेचुटी बच रहा है जो हमने नहीं डिस्कस किया, पेंशन बच रहा है, लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव इनकैशमेंट बच रहा है और एलटीसी बच रहा है। आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं और भी चीजें जो बच रही हैं जो हम डिस्कस नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। I tried my best, I gave my best, but this was the maximum limit we could because of the time. तो बच्चे इन दैट केस आप लोग सब अपनी बुक गिरीश आहूजा खरीदेंगे। असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए कोई पुरानी बुक नहीं खरीदेगा और देखेगा कि असेसमेंट ईयर यही लिखा हुआ है, इसी असेसमेंट ईयर की खरीदनी है।
बीकॉम पास के लिए, क्योंकि आपका बीकॉम प्रोग्राम है। बीकॉम ऑनर्स की अलग आती है, बीकॉम प्रोग्राम की अलग आती है। बीकॉम ऑनर्स वाली आप नहीं खरीदोगे क्योंकि आप बीकॉम पास वाले हो, बीकॉम प्रोग्राम वाले हो, तो बीकॉम प्रोग्राम की खरीद प्रैक्टिस करिए। जहां आपको प्रॉब्लम आए, ग्रेचुटी, पेंशन, किसी चीज में प्रॉब्लम आई एम देयर फॉर यू, आप लोग पूछ सकते हैं। अब आप चैट बॉक्स में किसी को भी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज मैसेज करके पूछिए। और जो ये क्लासेस हैं इनकी पीडीएफ मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल अवेल कराती हूँ, अपलोड कर दूंगी आपकी। जहां पर लास्ट ईयर अपलोड हुई थी उसी ड्राइव पे अपलोड होंगी, वहां से आप देख सकते हैं। अभी के लिए किसी को भी कोई डाउट है तो क्लास पूछिए, चैट बॉक्स पे मैसेज करके पूछिए। किसी को भी कोई डाउट है तो बच्चे पूछिए चैट बॉक्स में मैसेज करके। नो डाउट्स? चलिए बच्चे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और इस कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स जो आज का रह गया हमारा, वो मैं आपको और बताऊंगी, ठीक है बच्चे? थैंक यू ऑल, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर ऑल। सर ओवर कर दीजिए क्लास। सर क्लास ओवर कर दीजिए। आनंद सर, आनंद सर।